नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रांस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे। प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं एचपीयू बीएड एंट्रांस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज उसका हम पूरा कंक्लूजन निकालेंगे और सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो मैंने इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है एचपीयू बीएड एंट्रांस 2022 के नाम से। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो अगर आपको कोई भी इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है टेलीग्राम का। आप वहाँ पे मैसेज करके मुझसे पीडीएफ मांग सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि धौलासिर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। धौलासिर जल विद्युत परियोजना जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और किस नदी पर है? ये आपकी ब्यास नदी पर। इसकी कैपेसिटी कुल कितनी है? 66 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है धौलासिर जल विद्युत परियोजना की। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन है? तो प्रथम मुख्य आयुक्त आपके श्री एनसी मेहता हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंतवियोग झील किस जिले में है? तो कुंतवियोग झील जो है वो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। 1700 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगला जो है, चंद्रताल झील को ह्यून त्सांग ने क्या कहा था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रताल झील जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है उसे ह्यून ह्यून त्सांग ने लोहित्य सरोवर का नाम दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रताल झील को ह्यून त्सांग ने लोहित्य सरोवर का नाम दिया था। कुंतवियोग झील आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। 1700 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, यमुना का वैदिक नाम क्या है? तो यमुना का जो वैदिक नाम है वो आपका कालिंदी है। उसी तरह शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये शिमला समझौता जो था वो आपका 1972 में किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सिल्ली वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। और सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। इसका एरिया आपका 2 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हिमालयन पोलेंड्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हिमालयन पोलेंड्री पुस्तक जो है उसके लेखक आपके डी.एन. मजूमदार हैं। हिमालयन पोलेंड्री के लेखक जो हैं वो आपके डी.एन. मजूमदार है। उसी तरह सोवा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? ये आपसे पूछ सकते हैं। तो सोवा सिंह आर्ट गैलरी आपकी अंद्रेटा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। 2012 में इस आर्ट गैलरी को संग्रहालय में बदला गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो किस आर्टिकल में है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये है आपकी अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल। उसी तरह अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो ये कब अस्तित्व में आए थे? तो ये आए थे कि 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है और लोकसभा में आपके दो सदस्यों को मनोनीत करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है तो वो होंगे आपके 14 सदस्यों को करता है। 12 इसमें राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। उसी तरह सबसे लंबी तटरेखा कोस्ट लाइन वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपकी गुजरात स्टेट है। कितनी है इसकी कोस्ट लाइन लेंथ? ये है आपकी 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन में अभी युद्ध छिड़ा हुआ है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी आपकी मॉस्को है। और रूस की जो मुद्रा है वो है आपकी रूबल है। रूस की आपकी राजधानी मॉस्को और मुद्रा जो है वो आपकी रूबल है। और यूक्रेन की राजधानी है आपकी कीव है। कौन है? कीव जो है वो आपकी यूक्रेन की राजधानी है। और मुद्रा क्या है यूक्रेन की? ये आपकी हिरवीनिया है। अगला प्रश्न है, लवी मेला जो होता है वो किस महीने में लगता है? तो लवी मेला आपका नवंबर के महीने में लगता है। रामपुर शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये लवी मेला होता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान आपका मनाली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध कहाँ किस स्टेट में है? तो टिहरी बांध जो है वो आपका उत्तराखंड स्टेट में है।
अगला प्रश्न है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध जो आपका लॉन टेनिस से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है ल्यूकेमिया जो है वो ल्यूकेमिया एक बीमारी है, वो किससे संबंधित है? तो ये है आपकी ब्लड की बीमारी से संबंधित है ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वो आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है, उन्होंने लिखी है। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी वो आपकी राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है सेविंग मिरर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके कनकेव होते हैं। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया द सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। तो सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट जो होता है क्लोरोफिल में वो कौन सा होता है? वो होता है आपका मैग्नीशियम। Mg इसका सिंबल है, तो अगर ऑप्शन में Mg होगा तो यही करेक्ट आंसर होगा, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला है वो है आपका CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिमाचल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के पुस्तक के लेखक आपके देवराज शर्मा हैं। अगला प्रश्न है रेनबो इज ए नेचुरल फिनोमिना शोइंग। तो जो रेनबो होता है इंद्रधनुष वो किसका नेचुरल फिनोमिना है? वो आपका डिस्पर्सन का है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर। तो नॉन मेटल पूछा है तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो ब्रोमीन नॉन मेटल जो है वो लिक्विड की फॉर्म में होती है एट रूम टेम्परेचर। और अगर आपसे मेटल पूछा जाए तो मेटल कौन सी होती है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? वो होती है आपकी मरकरी। अगला प्रश्न है किंग ऑफ केमिकल्स। तो किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपके H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड मिल टेस्ट TMT टेस्ट जो होता है वो मतलब ट्रेड मिल टेस्ट TMT इज कंडक्टेड टू ट्रीट। तो किसके लिए किया जाता है ट्रेड मिल टेस्ट TMT टेस्ट? ये होता है आपका हार्ट के लिए होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है द सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी इज डिजाइंड बाई। जो मतलब हमारे इंडियन करेंसी का जो सिंबल है आपको पता होगा रुपए का, वो सिंबल जो था वो किसने डिज़ाइन किया था? तो ये किया था आपका D उदय कुमार ने डिज़ाइन किया था, जो रुपए का सिंबल है। इस वीडियो GK सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है तो यह आपका गुजरात स्टेट में है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम कुछ नेशनल कमीशन और एजुकेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं कमेटीज़ और कमीशंस के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेशनल कमीशन और कमेटीज़ का पहला प्रश्न है भारत में शिक्षा के तृतीयक स्तर पर मुख्य प्रबंधक निकाय कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से तृतीयक शिक्षा के कौन से अवयव हैं? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दोनों B और C। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण जो है वो आपके तृतीयक शिक्षा के अवयव हैं। फ्रेंड्स हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, तो प्रीवियस वीडियो आप देख लेना, उसमें सभी हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा का नियामक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा दी? तो शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका यूनेस्को है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 4 स्तंभों की अवधारणा आपकी यूनेस्को ने दी है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किस संस्था का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करना है? तो यह है आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे हम रूसा भी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में ये 2013 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सक्रिय विश्वविद्यालय प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी की अवधारणा को प्रतिपादित करती है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नीति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में इस बात का उल्लेख है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किस कथन को समेकित दृष्टिकोण कहा जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो आपका शिक्षा को जीवन से जोड़ना जो है वो उस कथन को समेकित दृष्टिकोण कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किस एजेंसी या संगठन को उच्च शिक्षा में संवैधानिक रूप से संस्थाओं में समन्वय और
निर्धारण का कार्य सौंपा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका यूजीसी। यूजीसी की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1956 में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में कहा जाता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मैग्ना कार्टा, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच जो था 1854 में आया था, उसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय को बोर्ड डिस्पैच की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1857 में। एक अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 12 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1887 में जो थी आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कार्यपद्धति को देखने के बाद स्थापित की गई थी? तो ये था आपका विश्वविद्यालय अनुदान समिति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि भारत में शैक्षिक विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कि सार्जेंट रिपोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में एलिफिंसन रिपोर्ट आई जिसने अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान के पाठ्यक्रमों के भारतीय स्कूलों में प्रारंभ करने की अनुशंसा की? तो 1823 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें बोला गया कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वर्ष 1925 में शिक्षा, संस्कृति एवं खेल के क्षेत्र में जानकारी और सहयोग साझा करके विश्वविद्यालयों की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु स्थापित किया गया था। इस बोर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसे कैब के नाम से सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है? फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो सैंडलर आयोग जो था उसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किसको उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, एलिफिंसन रिपोर्ट को वो शिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 10+2+3 के लिए एक अग्रगामी माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सैंडलर आयोग को 10+2+3 के लिए एक अग्रगामी माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास की रिपोर्ट के रूप में माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कोठारी आयोग की रिपोर्ट को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1972 में 10+2+3 शिक्षा संरचना पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर DP शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वतंत्रता के बाद सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा कई आयोग स्थापित किए गए थे जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। इन आयोगों को उनके स्थापित किए जाने के पहले से बाद क्रम में लिखिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी होगा। पहले आएगा आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग और उसके बाद शिक्षा आयोग। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किस समिति ने यूजीसी द्वारा प्रत्येक वर्ष बुनियादी विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने की सिफारिश की? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है MM शर्मा समिति जो थी, उस समिति ने यूजीसी द्वारा प्रत्येक वर्ष बुनियादी विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने की सिफारिश की थी MM शर्मा समिति। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई समिति में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्वायत्तता की अनुशंसा की गई? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, प्रोफेसर अनिल काकोदकर।
क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना किस विख्यात व्यक्ति की अध्यक्षता में की गई थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था, पिछली बार पूछा गया था 2021 के इंट्रांस में। तो नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना किस विख्यात व्यक्ति की अध्यक्षता में की गई थी, तो ये की गई थी आपकी सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि वर्ष 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई, जिसका शीर्षक एक प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति तब इस समिति का अध्यक्ष था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए आचार्य राममूर्ति। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग की स्थापना की अनुशंसा की, जो उच्च शिक्षक संस्थानों में अकादमिक गुणवत्ता और ज्ञानवर्धन के लिए सुझाव देगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी प्रोफेसर यशपाल समिति। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि हाल ही के वर्षों में एक समिति ने सिफारिश की कि देश में 1500 विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए ताकि 30% के सकल नामांकन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो आपका सैम पित्रोदा, जो नेशनल नॉलेज कमीशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग और राष्ट्रीय नीति द्वारा शिक्षा पर कौन सा प्रतिशत आंकड़ा खर्च किए जाने की सिफारिश की गई थी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये था आपका जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का 6%। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या संगठन विश्वविद्यालय हैंडबुक को प्रकाशित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो आपका भारतीय विश्वविद्यालय संघ जो है वो आपका संगठन जो है वो आपका विश्वविद्यालय हैंडबुक को प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU मूल रूप से स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो आपका ए 1925 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें बोला गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पहले विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन सार्जेंट कमीशन की अनुशंसा के अनुसार किया गया। इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी 1945 में। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने UGC की स्थापना की सिफारिश की और ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आपका राधाकृष्णन आयोग जो है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरकार ने संसदीय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 1953। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महापुरुष द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये थे आपके पंडित मदन मोहन मालवीय। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से UGC अधिनियम की कौन सी धारा विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय और शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के अनुरक्षण के बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए धारा 12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो ये आपके उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी UGC। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 16। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे अधिक विश्वविद्यालय आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत विद्यार्थियों में सबसे अधिक नामांकन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी राज्य विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय अपने केंद्रीय परिसर से ही शिक्षा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी मानित विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। तो इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का वित्त पोषण करती है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय स्वयं कोई चैनल के माध्यम से इंटरैक्टिव शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। तो ये आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम इग्नू भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें बोला गया कि
निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं? तो 45 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में सबसे अधिक मान्यता विश्वविद्यालय हैं? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है वो अभी आपका तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान उच्च शिक्षा में ऐसे संस्थान होते हैं जो कि किसी राज्य या क्षेत्र में छात्रों को विशिष्ट कौशल प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आपका संसद का अधिनियम, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अधिगम राष्ट्रमंडल केवल ऐसी सरकारी राष्ट्रमंडल एजेंसी है जो कि ब्रिटेन के बाहर स्थित है। निम्नलिखित में से ये कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, वैंकूवर कनाडा में है ये। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कॉलेज क्लस्टर विश्वविद्यालय की अवधारणा के अंतर्गत किसी शहर या जिला में या उसके इर्द गिर्द एक न्यूनतम संख्या में महाविद्यालय मिलकर एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। निम्न में से ये न्यूनतम संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना की, जिसे हम नेक भी कहते हैं, NAAC। तो ये इसकी स्थापना की थी आपकी? क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, UGC ने की थी स्थापना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद NAAC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, बेंगलुरु में है। कि इसका मुख्यालय, नेक का जो मुख्यालय है वो आपका बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से न्यूपा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था 2021 में। तो ये आपका शैक्षिक योजना से। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से यशपाल रिपोर्ट की रिपोर्ट 1993 का मुख्य शीर्षक क्या था? तो ये था आपका बिना बोझ की शिक्षा, लर्निंग विदाउट एजुकेशन विदाउट बर्डन। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से UGC में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 2। UGC में केंद्र सरकार के 2 प्रतिनिधियों की संख्या है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी या संस्था ने प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना की है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड नेशनल वर्ष 1987 में स्थापित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, AICTE। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित किया गया और इसके साथ कार्य योजना प्रोग्राम ऑफ एक्शन को भी संलग्न किया गया? तो ये 1952 में, 1992 में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, नवंबर 11 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। तो इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 59 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है शिक्षा की समीक्षा करना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के विजन पेपर के अनुसार उच्च शिक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लक्षित कर्मचारियों की कितनी संख्या उल्लेखित की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, 1:15। अगला प्रश्न है 61 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित महिला विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 20। अगला प्रश्न है, कुछ अल्प अवधि कार्यक्रमों के अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अकादमिक स्टाफ कॉलेजों की स्थापना की गई है जो कि मूल रूप से प्रस्तुत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, विषय विशेष रिफ्रेशर कोर्स, सामान्य उन्मुखीकरण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी समिति है जो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा के लिए गठित की गई? तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, श्री प्रकाश समिति। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्री प्रकाश समिति जो है वो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा के लिए गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 64 है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद के संस्थानों को स्थापित करने एवं उनके प्रशासन के लिए अधिकारों का वर्णन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 32।
अगला प्रश्न है 65 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग NCMI स्थापित किया गया था? तो 65 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 2004 में ये स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की ऐसी कौन सी विशेष एजेंसी है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका WIPO, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय को वर्ष 2013 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो 67 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार स्टेट में है। इसे वर्ष 2013 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 68 है। इसमें बोला गया कि भारत में अप्रैल 2017 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 68 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 47 विश्वविद्यालय आपके अप्रैल 2017 तक थे भारत में। क्वेश्चन नंबर 69 है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ आपका तिरुपति में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को सर्वप्रथम वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका तमिल भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो 71 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किस परियोजना का वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम और तकनीशियन शिक्षा परियोजना का वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 74 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी परिषद को वर्ष 2013 में भंग कर दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका दूरस्थ शिक्षा परिषद DEC। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो 42वां जो संविधान संशोधन था उसमें शिक्षा को कनकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में शामिल किया गया था वर्ष 1976 में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किस UGC के संकाय सुधार कार्यक्रम फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 78 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब की स्थापना की गई? फ्रेंड्स ये कैब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैब की स्थापना आपकी 1925 में की गई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्न में से किस वर्ष में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू स्थापित किया गया? तो इग्नू की स्थापना आपकी 1985 में हुई थी। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मानव संसाधन विकास मंत्रालय सृजित किया गया था? तो ये किया गया था 1985 में। अब इसे शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि सरकार ने किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 30% बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, 2020 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति तब UGC के पहले अध्यक्ष थे? तो UGC के जो पहले अध्यक्ष थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आपके श्री CD देशमुख। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से भारत में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय ने पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका दिल्ली विश्वविद्यालय ने। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि
निम्नलिखित में से भारत का उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन के संदर्भ में कौन सा स्थान है? तो ये आपका दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा। अगला प्रश्न है 89 पे है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से व्यावसायिक डिग्री की पाठ्यक्रम सामग्री किस पर जोर देती है? तो ये देती है कि कौशल और व्यवहारिक विश्लेषण प्राप्त करने पर। तो क्वेश्चन नंबर 90 जो है इसमें बोला गया कि इसमें हमें सूची का मिलान करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान है वो आपका तिरुवनंतपुरम में है। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? ये आपका हैदराबाद में है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है उसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान आपका न्यू दिल्ली में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना की गई? तो ये की गई थी अब 1994 में। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना आपकी 1994 में की गई थी। तो अगला प्रश्न है 92 है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 92 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1875 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे? फ्रेंड्स ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो आपके आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सैटेलाइट चैनल है जो 26 जनवरी 2003 को भारत में दूरस्थ शिक्षा के तकनीकी विकास के लिए शुरू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, एकलव्य जो था वो आपका चैनल था। अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली। अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से शिक्षक एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी छात्र मूल्यांकन नामांकन शिक्षा की गुणवत्ता महिला शिक्षा जो है वो आपका शिक्षक एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? तो ये थे आपके डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन से देश के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की थी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 98 का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी या संस्था ने शैक्षणिक अनुसंधान और प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग संस्थानों के लिए भारत शिक्षा सूचकांक की शुरुआत की है? तो ये आपकी नेक है, NAAC। इसका मुख्यालय हमने पता है आपको कहाँ पर है, इसका आपका बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से दुनिया में छात्र नामांकन के मामले में सबसे बड़े विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, जिसका ऑफिस नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी इग्नू की। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से सबसे पहला अंतर विश्वविद्यालय केंद्र कौन सा है जो कि यूजीसी के द्वारा वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था? तो 101 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका त्वरक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, पूर्व परमाणु विज्ञान केंद्र भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये आपका त्वरक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र जो है वो आपका सबसे पहला अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है जो कि यूजीसी के द्वारा वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि दूरस्थ शिक्षा परिषद ने वर्ष 2002 में दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा के लिए अर्जुन सिंह केंद्र की स्थापना की। निम्नलिखित में से ये कौन सा विश्वविद्यालय है? तो ये आपका जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 103 में बोला गया कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी पहली निजी संस्था है जिसे वर्ष 1976 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो ये था आपकी मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 में हमने सूचियों का मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है चिन्मय अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन जो है वो आपका एर्नाकुलम में है और ओरिएंटल इंस्टीट्यूट जो है वो आपका बड़ौदा में है, गुजरात में। संस्कृत अनुसंधान फाउंडेशन जो है वो है आपका मेलकोट कर्नाटक में है।
और क्वेश्चन राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान जो है वो आपका नई दिल्ली में है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से भारतीय जनसंचार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका नई दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय है जिसमें जिसमें शिक्षण निकट भविष्य में शुरू होने की संभावना है। यह निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर स्थित है? तो ये आपका गुड़गांव में है। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय है जिससे शिक्षण निकट भविष्य में शुरू होने की संभावना है। ये आपका गुड़गांव में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 107 है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 107 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश का शीर्ष निकाय है जो विश्वविद्यालयों का वित्त पोषण करना है। अगला प्रश्न 108 है। इसमें बोला गया कि यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12B के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय निम्नलिखित में से किस निकाय से वित्त पोषण के लिए वर्णीय है, एलिजिबल है? तो ये है आपके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्वेश्चन नंबर 109 है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की जाती है? तो कुलपति की नियुक्ति की कौन करता है राज्य विश्वविद्यालय में? ये करते हैं आपके गवर्नर, राज्यपाल करता है। अगले प्रश्न है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? तो उस्मानिया विश्वविद्यालय जो है वो आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। बाकी दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 111 में बोला गया कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थान में अकादमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना की जा सकती है? तो ये आपकी यूजीसी से अनुमोदित विश्वविद्यालय में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का उद्देश्य है? तो रूसा का जो उद्देश्य जो था वो क्या था? तो ये थे आपके वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय में उन्नयन करना और महाविद्यालयों को क्लस्टर विश्वविद्यालयों में रूपांतरित करना, विश्वविद्यालयों में बुनियादी ढांचे के लिए अनुदान। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रूसा जो था वो हिमाचल प्रदेश में आपका 2013 में लागू हुआ था कॉलेजों में, महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में। क्वेश्चन नंबर 113 है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय साक्षरता प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय साक्षरता प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो 113 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो था वो आपका 1988 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 114 है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है NCTE का मुख्य उद्देश्य है आपका शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद स्थापित किया गया था? NCERT की स्थापना आपकी 1961 में हुई थी जिसे हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहते हैं। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल कमीशन एंड कमेटीज ऑफ एजुकेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से भारत ने अंटार्कटिक पर कौन से शोध स्टेशन की स्थापना की है? तो भारत ने अंटार्कटिक पर कौन से शोध स्टेशन की स्थापना की है? तो ये आपकी दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स अब हिंदी लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब फ्रेंड्स हिंदी लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 20 क्वेश्चन आपसे हिंदी लैंग्वेज के पूछे जाएंगे। कुल कितने? 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से 15 क्वेश्चन आपके हिंदी ग्रामर से रिलेटेड होंगे और 5 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पैराग्राफ वाले होंगे। तो आपने पैराग्राफ को 2 या 3 बार पढ़ना है और उसी में से आपने आंसर छांटने हैं। तो ये फ्री के मार्क्स होते हैं, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो फ्रेंड्स इसको हिंदी सेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के आपके 2 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है स्वर कितने होते हैं? तो स्वर जो होते हैं वो आपके 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं आपके 33। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है रचना के अनुसार शब्द के भेद होते हैं? तो रचना के अनुसार शब्द के आपके 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है इसमें बोला कि लिपि की परिभाषा क्या है? तो लिपि की परिभाषा है आपकी ऑप्शन नंबर सी भाषा को लिखित रूप देने वाले वर्ण चिन्हों को लिपि कहते हैं।
अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है, तो ये आपका देवनागरी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक से होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो जिन स्वरों का उच्चारण नाक से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वे कौन से स्वर होते हैं जिन पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, तो चंद्र बिंदु किस पर लगाया जाता है, ये जो लगाया जाता है आपका अनुनासिक स्वर जो होते हैं उन पे चंद्र बिंदु लगाया जाता है। इसमें बोला गया कि इनमें ह्रस्व स्वर कौन से हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। अ जो है, ई जो है और ऊ और री जो है वो आपके ह्रस्व स्वर हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मूर्धा किस वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो मूर्धा जो है आपका ट्वर्ग वर्ग का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला कि नीचे दिए गए शब्दों में सर्वनाम है, तो इसमें है सो जो है ऑप्शन नंबर ए, शब्द सो जो है वो सर्वनाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में है आपका उसका जो है वो सर्वनाम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यह जो है वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो ये होते हैं आपके 6 होते हैं। अगला प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के आपके 3 भेद हैं। नेक्स्ट है हम कौन सा सर्वनाम है, तो हम आपका जो है वो आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बोला गया कि ये कौन सा सर्वनाम है, तो जो यह है ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो यह जो है वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसमें बोला गया कि सर्वनाम शब्द के प्रयोग का कारण है, तो सर्वनाम शब्द के प्रयोग का कारण है आपका संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति से बचना। नेक्स्ट है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी अपनत्व जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसमें स्त्रीत्व जो है ऑप्शन बी ये भाववाचक संज्ञा है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपकी जो पशुता है वो आपका भाववाचक संज्ञा है। इसमें बोला गया कि चमक की क्रिया इनमें से है, तो चमक की क्रिया इनमें से है, ये आपकी चमकना जो है वो आपकी चमक की क्रिया है। उसी तरह निम्न शब्दों में जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या होगा, ये होगा बच्चा जो है ऑप्शन डी, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है। उसी तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो ये है आपकी देहली जो है वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है, इसमें बोला गया कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो एकता जो है वो आपकी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो इस ऑप्शन डी शिशु जो है वो आपकी जातिवाचक संज्ञा है। युवा से भाववाचक संज्ञा है, तो युवा से भाववाचक संज्ञा है आपका यौवन जो है वो आपकी युवा की भाववाचक संज्ञा है। विद्वान से भाववाचक संज्ञा है, तो ये आपकी विद्वता जो है वो आपकी विद्वान की भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है संबंध का विभक्ति चिन्ह है, तो संबंध का विभक्ति चिन्ह आपका का है। अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ये होता है से होता है। और पृथकता का संबंध किस कारक से है, ये आपका अपादान से। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है आपका के लिए। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है, तो संप्रदान का विभक्ति चिन्ह आपका के लिए है। उसी तरह वीर सैनिक युद्ध, इसमें बोलेगा कि निम्न वाक्यों में प्रयुक्त कारक का नाम छांटिए, तो वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया, इसमें कौन सा कारक है, इसमें आपका अधिकरण कारक है। ये कपिल का घर है, तो इसमें कौन सा प्रयुक्त कारक है, इसमें आपका संबंध। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फल को काटो, इसमें कौन सा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ये आपका कर्म कारक है। मनुष्य धन के लिए देश विदेश भटकता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, इसमें आपका संप्रदान कारक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समास पे है, भाई बहन का समास है, तो भाई बहन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। त्रिनेत्र का समास है, त्रिनेत्र में आपका संख्यावाचक पहला जो होता है पद होता है वो आपका संख्यावाचक होता है, तो द्विगु समास है त्रिनेत्र में। नर नारी का समास है, तो नर नारी में आपका समास है द्वंद्व समास है। राष्ट्रभाषा का समास है, इसमें आपका तत्पुरुष समास है। त्रिफला का समास है, तो जहाँ पे संख्यावाचक आ जाए आपका पहला पद वो आपका द्विगु समास ही होगा। यथामति का समास होगा, ये होगा आपका अव्ययीभाव समास। नीलकंठ का कौन सा समास है, इसमें आपका बहुब्री समास है। चंद्रशेखर में समास है, बहुब्री समास है। नीलकंठ में आपका बहुब्री समास है, चंद्रशेखर में भी आपका बहुब्री समास है। अगला प्रश्न है पीताम्बर का समास है, तो पीताम्बर में कौन सा समास है, ये भी आपका बहुब्री समास है। अभी आजीवन का समास है, तो आजीवन में समास आपका अव्ययीभाव समास है।
नेक्स्ट है यथासंभव का समास है, तो यथासंभव का जो समास है वो आपका अव्ययीभाव समास है। पतझड़ में कौन सा समास होगा, क्वेश्चन नंबर 12 में करेक्ट आंसर है पतझड़ में आपका बहुब्रीहि समास होगा। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु में कौन सा समास है, वो आपका द्विगु समास है। फ्रेंड्स द्विगु समास कौन होते हैं, जिसमें जो पहला पद होता है वो आपका संख्यावाचक होता है। तो आपने जहाँ पे भी पहला पद आ जाए संख्यावाचक वो आपका द्विगु समास ही होगा। तिलचट्टा में कौन सा समास है, तो तिलचट्टा में आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भरपेट कौन सा समास है, तो भरपेट में आपका अव्ययीभाव भाव समास है। कमल नयन कौन सा समास है, ये आपका कर्मधारय समास है। शक्तिहीन में कौन सा समास है, तो शक्तिहीन में आपका तत्पुरुष समास है। उसी तरह नीलगाय में कौन सा समास है, तो नीलगाय में आपका कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बेहद में कौन सा समास है, तो बेहद में आपका अव्ययीभाव समास है। उसी तरह यथाक्रम में कौन सा समास है, ये आपका अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने मेनली नेशनल कमीशन एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए, कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन डिस्कस किए और हिंदी लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने वीडियो पूरी देख लेनी है। ये वही क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स जो बाकी सेक्शन है इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड जो सेक्शन है वो भी आपने कर लेनी है। टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, आप वीडियोस में देख सकते हो। तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपने खुद को एज ए टीचर रख के करने हैं और क्वेश्चन को एक या दो बार जरूर पढ़ लेना है। तो एज ए टीचर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। काफ़ी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो टर्निंग पॉइंट होते हैं आपकी स्कोर में, अच्छा स्कोर करने के लिए काफ़ी होते हैं 40। तो आपने वो क्वेश्चन आपने एज ए टीचर करने हैं, 2 या 3 बार क्वेश्चन को पढ़ना है। तो फ्रेंड्स ये बीएड एंट्रेंस की लास्ट वीडियो है, तो आपने एग्ज़ाम अच्छे से देना है, बाकी कंफ्यूज नहीं होना है। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही और आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख भी सकते हो। HP बीएड एंट्रेंस 2022 के नाम से मैंने बनाई है। तो फ्रेंड्स आप सभी को एक बार फिर ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।